कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने अपने पूरे जीवन में कभी कोई गलती न किया हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समय रहते अपनी गलतियों को समझ जाते हैं और उसे सुधारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो चाहकर भी सही रास्ते पर नहीं आ पाते हैं और उसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जिंदगियां भी तबाह हो जाती है। आज की कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है पंजाब के लुधियाना शहर की। लुधियाना का एक इलाका पड़ता है सुरजीत नगर, और इसी सुरजीत नगर का रहने वाला है लोकेश कुमार। लोकेश की पत्नी का नाम है रेखा रानी। लोकेश के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटा और 1 बेटी। लोकेश जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, ठीक ठाक पैसे कमाता है और अपने परिवार के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूं मैं 2 अप्रैल की सुबह सुबह की। हर रोज की तरह लोकेश अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, उसके बच्चे भी अपने स्कूल चले जाते हैं। इधर लोकेश को अपनी ड्यूटी पर गए हुए 2 घंटा भी नहीं गुजरा था, तभी पड़ोस का रहने वाला एक व्यक्ति लोकेश के नंबर पर फोन करता है और कहता है कि लोकेश भाई, गजब हो गया। दरअसल किसी ने तुम्हारी पत्नी की हत्या कर दिया है, तुम जल्दी से आ जाओ। पड़ोसी जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, ये सुनकर लोकेश भी एकदम से डर जाता है और तुरंत ही अपने घर पर पहुंच जाता है। लेकिन लोकेश जब अपने घर पर पहुंचता है, तब तक वहां पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी। पुलिस जब रेखा की डेड बॉडी को चेक करती है, तो मालूम चलता है कि उसके गले पर किसी तेज धारदार हथियार को चला दिया गया है। दरअसल रेखा की डेड बॉडी उसके घर के अंदर ही बेड पर पड़ा हुआ था। पुलिस घटना स्थल का काफी बारीकी से मुआयना करती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस हत्या के बारे में रेखा के पति लोकेश से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है कि तुम्हारी पत्नी की हत्या कौन कर सकता है। इस पर लोकेश पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मुझे शक ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है। दरअसल मेरी पत्नी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मेरे ही पड़ोस के रहने वाले वीरेंद्र कुमार ने किया है। लोकेश जब वीरेंद्र का नाम लेता है, पुलिस वीरेंद्र से पूछताछ करने के लिए उसके घर पर जाती है, तो देखती है कि वीरेंद्र भी अपने बेड पर पड़ा हुआ है और छटपटा रहा है। दरअसल वीरेंद्र उल्टियां भी कर रहा था। पुलिस जब वीरेंद्र को इस हालत में देखती है, आनन फानन में उसे लेकर हॉस्पिटल में जाती है। डॉक्टर जब वीरेंद्र का ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं, थोड़ी देर में वीरेंद्र होश में आ जाता है। उसके बाद पुलिस वीरेंद्र से रेखा की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। इस पर वीरेंद्र भी बिना किसी सख्ती या दबाव के तुरंत ही पुलिस वालों से कहता है कि साहब, रेखा की हत्या मैंने ही किया है। लेकिन वीरेंद्र जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी वीरेंद्र की तरफ देखती ही रह जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले। लोकेश जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। लोकेश जब जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, लोकेश के पिता उसकी शादी देहरादून की रहने वाली रेखा रानी से कर देते हैं। रेखा जो दिखने में खूबसूरत तो थी ही, पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन लोकेश ना तो शकल सूरत में कुछ बेहतर होता है और ना ही पढ़ा लिखा होता है। लोकेश जब रेखा से शादी कर अपने घर लेकर आता है और जब अपनी पत्नी की खूबसूरती को देखता है, तो अपनी पत्नी का एकदम से दीवाना हो जाता है।
दरअसल लोकेश को अपनी पत्नी से प्यार हो जाता है। इधर रेखा भी अपने पति को पसंद कर लेती है। उसके बाद लोकेश अपनी ही जमीन पर खेती किसानी का काम शुरू कर देता है और अपनी पत्नी के साथ गुजारा करने लगता है। समय बेहतर तरीके से गुजरता है और समय के अनुसार रेखा 2 बच्चों की मां भी बन जाती है। लेकिन बच्चे जब इस दुनिया में आ जाते हैं, लोकेश की माली हालत काफी खराब हो जाती है और इधर लोकेश के माता पिता भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जब घर की माली हालत ज्यादा खराब हो जाती है, एक दिन रेखा अपने पति को समझाते हुए कहती है कि हमारा गुजारा खेती किसानी से नहीं हो सकता है, इसीलिए तुम किसी शहर में जाकर कोई नौकरी कर लो। रेखा जब अपने पति को समझाने की कोशिश करती है, लोकेश भी अपनी पत्नी की बातों को मान जाता है और फिर एक नौकरी की तलाश में पंजाब के लुधियाना शहर आ जाता है और यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है। लोकेश जब ठीक ठाक पैसा कमाने लगता है, अपनी पत्नी और बच्चों को भी अपने पास बुला लेता है। उसके बाद इसी सुरजीत नगर में किराए का एक कमरा लेकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगता है। इधर लोकेश जहाँ पर रहता है, उसी के बगल का रहने वाला है वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास, जो कुंवारा है। वीरेंद्र जब पहली बार रेखा को देखता है तो रेखा की खूबसूरती देखकर उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। दरअसल वीरेंद्र इस बात से ज्यादा हैरान होता है कि रेखा जितनी खूबसूरत है, उसका पति कुछ खास शकल सूरत वाला नहीं है। इसीलिए वीरेंद्र रेखा के नजदीक जाने की कोशिश करने लगता है। हालांकि वीरेंद्र रेखा से 1-2 बार बातचीत करने की कोशिश भी करता है, लेकिन रेखा उसको कोई भाव भी नहीं देती है। इसीलिए वीरेंद्र रेखा के नजदीक जाने के लिए एक प्लान बनाता है और सबसे पहले उसके पति लोकेश से दोस्ती कर लेता है। वीरेंद्र की जब लोकेश से दोस्ती हो जाती है, उसके बाद वीरेंद्र रेखा के घर भी आना जाना शुरू कर देता है और आखिरकार पति पत्नी के रिश्ते में ऐसा दरार डाल देता है कि जिसकी वजह से लोकेश और उसकी पत्नी के बीच में आए दिन हर रोज झगड़ा तकरार शुरू हो जाता है। पति पत्नी के बीच में जब झगड़ा तकरार शुरू होता है, दोनों के बीच में दूरियां भी बन जाती है। लेकिन रेखा की जैसे ही अपने पति से थोड़ी दूरी बन जाती है, इधर वीरेंद्र इस मौके का फायदा उठा लेता है। दरअसल एक दिन वीरेंद्र जब अपने दिल की बात रेखा से कहता है, तो रेखा भी उसकी बातों में आ जाती है और फिर वीरेंद्र और रेखा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। रेखा और वीरेंद्र के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, वीरेंद्र रेखा से मुलाकात करने अक्सर उसके घर पर ही आना जाना शुरू कर देता है। लेकिन वीरेंद्र रेखा के घर पर तभी जाता है जब लोकेश अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। और आखिरकार एक दिन ऐसा भी समय आता है जब रेखा के घर के अंदर ही वीरेंद्र और रेखा के बीच में अवैध संबंध भी बन जाता है। हालांकि वीरेंद्र जब पहली बार रेखा से संबंध बनाता है, उसके बाद अक्सर रेखा के घर पर जाना शुरू कर देता है और बार बार इस काम को दोहराना शुरू कर देता है। हालांकि शुरू में इस बात की जानकारी लोकेश को तो नहीं मालूम चलता है, लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, इस बात की जानकारी पड़ोसियों को मालूम चल जाता है। और जब पड़ोसियों को मालूम चलता है, एक दिन इस बात की खबर लोकेश के कानों तक भी पहुंच जाता है। हालांकि लोकेश को जब अपनी पत्नी की हरकतों के बारे में मालूम चलता है, लोकेश ना तो अपनी पत्नी को फटकार लगाता है और ना ही उसकी पिटाई करता है, बल्कि अपनी पत्नी को काफी प्यार से समझाता है कि आस पड़ोस में मेरी काफी बदनामी हो रही है
अगर तुमने कोई गलती किया है तो अपनी गलती मान लो और वीरेन से पीछा छुड़ा लो। लेकिन रेखा अपने पति से झूठ बोल देती है कि पड़ोसी मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा वीरेन के साथ कोई संबंध नहीं है। हालांकि इसके बावजूद भी लोकेश को ये पूरा भरोसा हो जाता है कि उसकी पत्नी का वीरेन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसके बाद लोकेश ना तो अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है और ना ही उसे रोकने की कोशिश करता है। जैसे जैसे समय गुजरता है इधर वीरेंद्र रेखा को दीवानों की तरह चाहने लगता है। एक दिन वीरेंद्र जब रेखा से मुलाकात करने उसके घर पर जाता है तो रेखा से कहता है कि मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। दरअसल मैं चाहता हूँ कि हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं और चलकर शादी कर लेते हैं। वीरेन जब अपने दिल की बात रेखा से कहता है तो रेखा भी उसे समझाते हुए कहती है कि मैं इस तरह का फैसला जल्दबाजी में नहीं ले सकती हूँ, मुझे सोचने और समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए। हालांकि समय तो लेती है, लेकिन इस बीच में वीरेन जब भी रेखा से मिलने आता है रेखा उससे मिलने से इनकार नहीं करती है। लेकिन जब 2 महीने का समय गुजरता है एक दिन वीरेंद्र जब रेखा से मुलाकात करता है उससे कहता है कि आज मुझे साफ साफ बता दो कि तुम मेरे साथ घर छोड़कर भागोगी या नहीं। वीरेन जब इस तरह की बातें कहता है तो रेखा भी उसे काफी प्यार से समझाती है कि मैं अपने पति को किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकती हूँ। वीरेन भी रेखा को काफी समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें दुनिया की तमाम खुशियां दूंगा, लेकिन इसके बावजूद भी रेखा वीरेंद्र की बातों में नहीं आती है। उस दिन तो वीरेंद्र वापस चला जाता है, लेकिन 2 अप्रैल को लोकेश जब अपनी ड्यूटी पर चला जाता है उसके बच्चे भी जब स्कूल चले जाते हैं वीरेंद्र यह फैसला कर लेता है कि आज मैं रेखा से साफ साफ क्लियर कर लूंगा कि वो मेरे साथ चलेगी या फिर नहीं। लगभग 11 बजे के आसपास वीरेंद्र रेखा के घर पर पहुंचता है और रेखा के ऊपर दबाव डालने लगता है। इसके बावजूद भी रेखा उसे समझाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ घर छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, बेहतर है कि हमारे बीच में जो संबंध चल रहा है वैसा चलने दो, मैं इस रिश्ते को कभी खत्म नहीं करूंगी। लेकिन वीरेंद्र उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि अब तुम्हारे शरीर को लोकेश छुए भी। वीरेंद्र जब अपनी जिद पर उतर जाता है तो रेखा भी अपना फाइनल फैसला सुनाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अपने पति को किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकती हूँ। रेखा जब अपना फैसला सुना देती है उसके बाद वीरेंद्र रेखा को धमकी देने लगता है कि अगर तुम मेरे साथ घर छोड़कर नहीं चलोगी तो मेरे तुम्हारे बीच में जो रिश्ता चल रहा है आस पड़ोस के लोगों को बता दूंगा। वीरेंद्र जब इस तरह की धमकी देता है ये सुनकर रेखा भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी धमकियों का कोई डर नहीं है, तुम जो धमकी दे रहे हो ये आस पड़ोस के लोगों को पहले से ही मालूम है। शुक्र है मेरे पति का कि इतना सब कुछ जानते हुए भी मेरे पति ने ना तो मुझे कभी मारा पीटा है और ना ही कभी मुझे घर से बाहर निकाला है। मैं ऐसे देवता जैसे पति को कभी छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। रेखा जब अपने पति की तारीफ करती है ये सुनकर वीरेंद्र के तन बदन में एकदम से आग लग जाती है। वीरेंद्र रेखा से कहता है कि जब तुमने मुझसे पहली बार मुलाकात किया था उस दिन तुम मेरे पास क्या सोच कर आई थी। इस पर रेखा उसे जवाब देती है कि मुझे आज भी अपनी गलतियों का काफी अफसोस है, इसीलिए मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ। आज के बाद तुम्हें मेरे घर पर आने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे और तुम्हारे बीच का सारा रिश्ता भी आज खत्म हो गया है। रेखा जब वीरेंद्र को अपने घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है वीरेंद्र इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही किचन में जाता है और वहां
वहां से एक तेज धारदार चाकू लेकर आता है और उसी चाकू से रेखा के ऊपर वार कर देता है। हालांकि रेखा अपने आप को बचाने की तमाम कोशिश करती है, लेकिन चाहकर भी वहां से भाग नहीं पाती है। इधर वीरेंद्र इस प्रकार से गुस्से में पागल हो चुका था कि उसी चाकू से रेखा के गले पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से रेखा अपने बेड पर गिर जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। रेखा की जब मौत हो जाती है, वीरेंद्र उसके घर से निकलता है और सीधे अपने घर पर जाता है और अपने आप को भी खत्म करने के लिए चूहे मारने की दवा खा लेता है। लेकिन जब दवा खाता है, उसके शरीर में बेचैनी होने लगती है और उसे उल्टियां होने लगती हैं। लेकिन वीरेंद्र जब रेखा के घर से बाहर निकलता है, कुछ पड़ोसी उसे देख लेते हैं और जब रेखा के घर में जाते हैं तो रेखा की डेड बॉडी देखकर इस बात की जानकारी रेखा के पति लोकेश को दे देते हैं। वाकई में वीरेंद्र जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस लोकेश की तहरीर पर वीरेंद्र को अपनी हिरासत में लेती है और उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।